Now let me first ask you first question. जी When we reached out to you, why risk है तो इश्क है, and why the reading between the lines? देखिए, वो कहते हैं ना कि अंदर माल क्या निकलेगा वो तो पता नहीं, पैकेजिंग तो प्रॉपर होनी चाहिए। तो अब अनिल जी आके क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन कम से कम लाइन आपने ऐसी रखी, कैची है, तो लोगों को लगता है कि कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट समवन हु हैज़ टेकन दिस लाइन एंड कि इसी पर डिस्कशन करते हैं, एंड इट्स एक्चुअली अनप्लान्ड, बट वो कहते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि भले आप प्लान न करें लेकिन वो वैसे ही हो जाती है। सो मतलब 6 दिनों से लोगों के मतलब चेहरे उतरे हुए हैं, होश उड़े हुए हैं, तो एकदम सही वक्त पे ही रिस्क और इश्क का तालमेल है, जो एकदम आई एम श्योर आप काफ़ी लोग उस पर सवाल जब पूछना चाहेंगे, काफ़ी लोग बात करना चाहेंगे। पॉइंट ये है कि सबको पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से, लेकिन कमाना किस तरीके से, जैसे एफडी में आता है। मतलब रिस्क एफडी वाली चाहिए, रिटर्न स्टॉक मार्केट वाली चाहिए, है ना। मतलब वो वैसा है कि मतलब है ना, मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मतलब उनको वाइफ तो दीपिका पादुकोण जैसी चाहिए, लेकिन साथ ही वो भी चाहिए कि वो घर पे सारे काम वाम भी हमारे वो करे। उसको मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ख्वाब तो वैसे ही है। सब दोनों चीज़ें साथ में आती, बहुत से एक साथ में लाइफ में एक चीज़ नहीं मिलती। अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी, बिना रिस्क के कुछ नहीं है। अगर कोई एरोप्लेन वाकई में चाहता है कि वो कभी एक्सीडेंट ना हो तो बढ़िया है, फिर एयरपोर्ट पे खड़ा हो जाए ना, लेकिन वो इसलिए नहीं बना है, वो बना है उड़ने के लिए, और उड़ेगा तो ही क्रैश होने का खतरा है, राइट। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि भाई किसी ने बोला है कि वो जब भी ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, लास्ट वाली बोगी जो होती है ना, उसमें लोगों की ज़्यादा मतलब नुकसान होता है, मर जाते हैं, तो किसी ने समझा कि लास्ट वाली बोगी हटा दो। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में सिंपल एक ही चीज़ है, जिस रिस्क को आप अपना दुश्मन समझते हैं, अगर उस रिस्क को, वोलेटिलिटी को आप अपना दोस्त समझने लगें और उससे इश्क करने लगें, तो फिर देखिए किस तरह से माहौल बदल जाता है, फिज़ा बदल जाती है, और जो आप पैसा बनाते हैं, क्योंकि क्या होता यही है कि जब सबको डर लगता है, वो कहते हैं ना कि दिल लगाना मतलब दिल वालों का काम है ना। मैं इस पर एक शेर सुनाता हूँ, मेरा ही अपना है, और मैं कभी कभी स्टॉक मार्केट में शेर भी लिखता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ कुछ बात करते करते आपके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं। शेयर खरीदना तो शेर दिलों का काम है, बुज़दिल तो सिर्फ भाव देखा करते हैं। क्या बात है। सो अगर आप में दम है, इश्क करने की ताकत है, इश्क हर कोई नहीं करता ना, ज़्यादातर लोग, अब तो ठीक है आजकल अर्पित जी आपके ज़माने में कॉमन हो गया, हमारे ज़माने में तो अरेंज मैरिज ही होती थी, हमारे पिताजी के ज़माने में तो वो देखने दिखाने का भी सिस्टम नहीं होता था, किसकी लॉटरी कब लगेगी क्या लगेगी वो उसी दिन पता चलता था। जब घूंघट हो रहा हो तो पता चलता है कि आपकी लॉटरी लगी है, पता नहीं तो, और फिर उसके बाद ये भी पता है कि ज़िंदगी भर ऐसे ही निकालनी है। सो अब वो ज़माना बदल गया है, लेकिन अगर आप में ताकत है, दम है इश्क करने का, रिस्क लेने का, तो स्टॉक मार्केट से बढ़िया कोई जगह है नहीं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट से बढ़िया कुछ भी नहीं है। नंदा सर। अनिल जी, सर नीचे जी अनिल जी, एक पिक्चर आई थी नमक हलाल जी, उसमें अमिताभ कई बार देखिए जी, अमिताभ बच्चन कहता है उसमें आई राइट इंग्लिश, आई ड्रिंक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, आई डांस इंग्लिश। तो आपके बारे में कहा जाए तो हर चीज तो आप यूज ईट मार्केट्स, यू ड्रिंक मार्केट्स, यू लिव मार्केट्स, यू डांस मार्केट्स। तो मेरा एक छोटा सा प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आपको है जी, कि कब आपको मार्केट से इश्क हुआ, क्योंकि आप सबको राय दे रहे हैं कि रिस्क से इश्क करें, और आपका इश्क कब शुरू हुआ और कैसे जर्नी आपकी धीरे धीरे इस लेवल पर आई कि आपको लगने लग पड़ा कि अगर कुछ है तो इश्क है रिस्क के साथ। मेरी मार्केट के इश्क की शुरुआत एनएससी के साथ हुई। जिस दिन एनएससी का पहला ट्रेडिंग सेशन था, एनएससी एग्जिस्टेंस में आया, और उस दिन तब मेरा फर्स्ट जॉब हुआ करता था सीएसीएस करने के बाद में, तब मैं एक स्टॉक ब्रोकर हुआ करते थे, उनके अंडर में मैं काम करता था, पहला जॉब था मेरा। और एनएससी का जो पहला दिन था, उसी दिन
मैंने जमकर बहुत सारा बिजनेस किया। और तब ये होता था कि लाइंस चलती थी, कलकत्ता एक्सचेंज अलग होता था, पूना अलग होता था, बॉम्बे अलग होता था, फिर एनएससी नया शुरू हुआ, तो वो भाव के बड़े डिफरेंस होते थे। पता चला बीएससी में और एनएससी में या पूना में और बीएससी में रिलायंस के स्टॉक में 20, 25, 30 रुपये का फ़र्क चल रहा है, तो वो आर्बिट्राज होता था, है ना, यहाँ लिया वहाँ बेच दिया, ऐसा करते। तो उस दिन मुझे याद है कि ऑलमोस्ट मेरे टर्मिनल पे एनएससी के टोटल वॉल्यूम का 40 से 50% टर्नओवर था, क्योंकि तब पहला दिन था, ज़्यादा लोग सिस्टम में और ऑनलाइन ट्रेडिंग समझते नहीं थे, कंप्यूटर ट्रेडिंग नहीं थी। लेकिन और वहाँ से मुझे पहले दिन ये लगा, अरे दिस थिंग इज़ सो फैसिनेटिंग। मतलब जनरली होता है ना, लोग है ना बड़े लाइफ से बड़ी कंप्लेन करते हैं, अरे यार यही आज सुबह उठ के जाना है, वापस यही मार्केट है यार, सुबह उठना, वही क्लाइंट के फ़ोन आएंगे, वही ट्रेड करना है, या वही लोगों को फ़ोन करना है, बताना है, क्या बोरिंग लाइफ है। एंड इंस्टेड व्हाट आई फील इज देयर कैन नॉट बी मोर फैसिनेटिंग देन मार्केट्स। एवरी सेकंड, एवरी मिली सेकेंड्स, इजंट इट? सो इतना बदलने वाली चीज़ तो लाइफ में मैंने और कहीं देखी नहीं। तो हर वक्त कुछ नया है, हर वक्त कुछ बदल रहा है। देयर इज सो मच टू लर्न। मतलब हर साल, हर दिन, हर हफ्ते, हर मोमेंट आप कुछ नया सीखने के लिए आपको मौके मिलते हैं। सो दैट्स हाउ माई स्टार्टेड विद मार्केट एंड सिंस देन आई नेवर लुक बैक। और आज भी मतलब मैं नाउ आई एम 53, ट्रैवल अलॉट, आपकी तरह सर आप जितना तो नहीं कर पाता, बट अगर मैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी घर पहुंच रहा हूँ, कितना भी बजे है, उसके बाद मैं अपनी डेटा रीडिंग करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, नेक्स्ट डे के लिए तैयार होता हूँ। कई बार ऐसा होता है 2 घंटे 3 घंटे सोने को मिलता है, लेकिन वो सुबह किक लगती है, यार ऑफिस जाना है, मतलब ये करना है। सो वो जब तक आप में अंदर से ना आए ना, तो मैं कई बार बोलता हूँ कि डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू, राइट। सो अगर आपका उस चीज़ को लेकर पैशन है तो ना आपको थकान होगी, ना आप बोर होंगे, और फिर आपका वही है ना कि कहते हैं कि लाइफ में आपके पास हर चीज़ के लिए टाइम है। आपकी प्रायोरिटी क्या है, जिस चीज़ की आपकी प्रायोरिटी, उसके लिए कभी टाइम की कमी नहीं है। सो अगर आपका इश्क मार्केट के साथ है तो हमेशा सर कभी समय की कमी नहीं है। ब्रिलियंट। आई मीन सफल बनने के लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। हम लोग तो क्वेश्चंस पूछ ही रहे हैं, अगर आप लोगों में से भी किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है, आप लिख कर स्टाफ को दे दीजिए। लेट देम आस्क एनीथिंग। Yeah. नो प्रॉब्लम, जो पूछना है पूछो, मुश्किल वाले पूछना थोड़ा। लेते after 2-3 questions will come. So one question is like nowadays retail investors have a far more weightage in market upward movement. So is this it will continue or still we have to depend on FII flow for market movement, or what you say? देखो शादी में घर वाले भी चाहिए, बाराती भी चाहिए, तभी मज़ा है। एक तरफ की एब्सेंस हो तो मज़ा क्या है। सो हमको तो बाहर वाले भी चाहिए, FIs, और लोकल हमारे अपने इन्वेस्टर भी होने चाहिए। मज़ा तो तभी है ना, पार्टी का मज़ा तभी है जब सब लोग आए, राइट। जो चेंज हुआ है इंडिया में वो यही हुआ है कोविड के बाद, कि पहली चीज़, पहले एक्चुअली किसी ने ढंग से स्टॉक मार्केट देखा और समझा ही नहीं, है ना। हमेशा क्या होता था, स्टॉक मार्केट को प्रेजेंट भी ऐसे ही किया गया और उसकी इमेज भी ऐसी थी कि डेफिनेशन भी ऐसी थी। श्वेता जी, डेफिनेशन क्या थी? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ बिना मेहनत, मैं कम मेहनत नहीं बोल रहा हूँ, बिना मेहनत के बिल्कुल थोड़े समय में बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है ना। ये डेफिनेशन थी। तो सबको क्या लगता है, बस यार मैं अब अर्पित जी CA हैं, प्रैक्टिस करते हैं, साल में अगर अर्पित जी को पूछो कि आप अपनी प्रैक्टिस कितनी बढ़ा लेंगे, कोई बहुत अच्छा साल गया तो 30%, 35%, 40%, नॉर्मल साल गया तो 20%, कोई साल ऐसा भी होगा कि जब थोड़ा सा मामला ढीला है तो नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी, राइट। जो क्वालिफिकेशन इन्होंने ली हुई है, जो दिन रात ये करते हैं, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसके ये मास्टर है, अगर उसमें साल में ये डबल नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ मार्केट में सबको 6 महीने में डबल करना है, तो स्टॉक ऐसा बताओ जो 6 महीने में डबल हो जाए। और अगर उनको किसी को अब आप यहाँ टिप, मुझे आके यहाँ टिप पूछेंगे लोग, और अगर मैंने गलती से बोल दिया TCS ले लीजिए, HDFC बैंक ले लीजिए, L&T ले लीजिए, तो बोलेंगे अनिल जी को इसलिए बुलाया था यहाँ, ये तो हमको भी बता, आपने आके नया क्या बताया। सो पॉइंट क्या है कि आपने मार्केट से एक्सपेक्टेशन ही अलग रखी हुई है कि हमको बहुत सारा कमाना है, ज़रूर से, और बिना मेहनत के कमाना है। ये थॉट प्रोसेस जिस दिन चेंज होगी, उस दिन आपको लगेगा कि जो मार्केट में इन्वेस्टर्स नए आ रहे हैं, ये जो क्रांति हुई है, और मैं इसीलिए है ना, ये जितने रिटेल इन्वेस्टर्स मार्च 2020 के बाद मार्केट में आने लगे, मैं इनको तीसरी महाशक्ति नाम देता हूँ।
ये हमारी तीसरी महाशक्ति है। पहली एफआईज, दूसरे लोकल म्यूचुअल फंड्स होते थे, अब ये तीसरी महाशक्ति, इनका पावर। और इनका पावर अगर किसी ने नहीं देखा, नहीं समझा है, तो पिछले 6 महीने में देख लीजिए, अकेले मिलके एफआईज की जितनी सेलिंग हो रही है उसके सामने लोकल फंड्स में और डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा लगाकर मार्केट को। देखिए, पहली बार लाइफ में ऐसा देखा है मैंने अपने 30 साल के मार्केट के करियर में कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ऐसे भागे हैं कि लार्ज कैप को शर्म आ रही है, राइट। लेकिन यही ताकत पिछले 6 दिनों में भी देखी है। Yes. ताकत सिर्फ लेने वाली नहीं है, बेचना। न एफआईज ने बेचा है, न लोकल फंड्स ने दबाकर बेचा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जितना दबाकर बेच कर निकले हैं, मार्केट उठ नहीं पा रहा, इन दोनों से भी नहीं उठ पा रहा। सो आप में ताकत है, कम्युलेटिवली ताकत है। रिटेल इन्वेस्टर वो बेचारा है ना, बेचारा सा प्राणी है एकदम, इसकी क्या औकात है। ये डेफिनेशन बदल चुकी है, थर्ड पावर है, एक साथ मिलकर बड़ा पावर है। इसलिए आप इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। आपके मेरे लाइफ टाइम में हम देखेंगे ये 14 करोड़ डीमेट अकाउंट 40 करोड़ भी होंगे और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हर महीने 25 से 30 लाख नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं। हर महीने अब 16,000 करोड़ की एसआईपी आ रही है। साल में 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपए का पैसा म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है। दिस इज समथिंग रियली बिग एंड इट्स नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट। दिस काइंड ऑफ रिटेल बुल रन गोइंग टू स्टे इन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम। आप देखिए, इस यहाँ पे मैं जितने यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कितने आप में सीएस हैं जो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बना चुके हैं, अभी स्टॉक मार्केट में बना चुके हैं। हाँ, बना चुके हैं, बनाने वाले, बनाना चाहते काफ़ी लोग। एक ज़माना था जब नंदा साहब का तो ज़माना अलग था, खैर हमारे ज़माने में जब मैं सीए हुआ था 1993 में, अगर मैं ये बोल देता कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, मैं जॉबर हूँ या मैं ट्रेडर हूँ, कसम से मेरी शादी नहीं होती। अरे उस समय कोई मतलब लड़की नहीं देता, बोलता था कि इसका तो कैरेक्टर लूज है, खुद तो डूबेगा, किसी दिन पूरे परिवार को डूबेगा, हमारे को भी फिर ससुराल वालों से भी पैसा मांगेगा। तो ये हाल था। आज लोग प्राउडली बोलते हैं आई एम ए प्रोफेशनल ट्रेडर। लेकिन सर आजकल उल्टा है, जो शेयर में काम कर रहा है उसको लड़की जल्दी मिलती है सर, वो लड़की भी चाहती है शादी करो जो excited। यही प्रॉब्लम रही मेरी लाइफ में आज तक कि मेरी मार्केट को लेकर, लाइफ को लेकर टाइमिंग, एक जनरेशन लेट पैदा होता ना, तो बताओ हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी हीरोइन है जो इतने स्मार्ट एंकर के साथ। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक खुशी की बात है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपने एक बात बोली है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कैपिटल मार्केट्स हम देखते हैं, और एक टाइम था व्हेन सो एक जेनरिक क्वेश्चन है। एंड आज हमारे यहाँ जो जितने भी स्पीकर्स आए हैं, केडिया जी हैं, फिर दीवान जी हैं, तो एक डिस्कशन ऐसा हो रहा था कि कहीं ना कहीं ओवर क्वालिफिकेशन या ज़्यादा एजुकेशन से क्या आदमी कंजर्वेटिव बन जाता है। और अगर ऐसा है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एंड दिस इज अ एंटायर फोरम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, what are 3 good top things that you will tell or you want to share? एक notion, मतलब that boundary should be breached so that you can become an avid investor, come trader, come maybe successful in this entire market. So 3 top things for people who are maybe heavily qualified or have more knowledge and therefore are conservative. एक ऐसा myth है, what do you think? मैं वो 3 चीज़ें बताऊँ अर्पित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत रिलेवेंट है एक्चुअली। मैं जब सीएनबीसी के ज़माने में था और एक बार मैं हमारे कोई अच्छे से मित्र थे, उनके साथ आयकर भवन में गया कॉफ़ी पीने, चाय पीने। उधर से निकल रहा था, फ़ोन किया मैंने, कही सर चाय पीने आता हूँ। हाँ आइए, नहीं जी बैठे। कोई बड़े उस ज़माने में तो सारे पेपर वो बड़ी सी एक फाइल वाइल खुली थी, इतने सारे कॉन्टैक्ट नोट्स से। जब फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट्स का ज़माना था ना, तो मैंने मार्केट वाला आदमी थोड़ा देखा, कॉन्टैक्ट नोट दिखा, तो मैंने कहा किसी मार्केट वाले की फाइल है सर? बोला हाँ, ये स्क्रूटनी में कैसा है? मैंने कहा किसकी? कोई बड़ा मोटा ट्रेडर इन्वेस्टर लगता है, वो जर्नलिस्टिक क्वालिटी है ना हमारे अंदर से वो निकलती है जो मैंने तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि बहुत मोटा पैसा बनाया हुआ इस आदमी ने? तो बोले लॉस का रिटर्न है एकदम। एंड आई वाज शॉक्ड। मैं बोले क्या बात कर? मैंने कहा किसकी है फाइल? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एंड आई गॉट शॉक ऑफ माई लाइफ। मैं बोला मैं इसको बताऊँ कि नहीं बताऊँ मैं सीए हूँ? मैंने बोला ऐसा कैसे? तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली जो आप सबको सोचने की ज़रूरत है, और ये बड़ा सीरियस टेक अवे है हम सारे सीएस के लिए। उन्होंने बोला देखो बॉस, क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनको ये गलतफहमी कि उनको सब आता है, उनको मार्केट पूरा आता है। ये बड़ी गलतफहमी है कि हम सब जानते हैं, हमको कौन सिखाएगा। सो उनको ये लगता ही नहीं कि हमें किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी चाहिए, हम खुद
दूसरों को देते हैं, हमें कौन सिखाएगा? मैंने कहा तो हाँ, तो आता है, उनकी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है। बोले नहीं, आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपर्टाइज उस चीज़ में जो सुबह से शाम आप करते हैं, उसमें नहीं जो आप नहीं करते हैं। मैंने कहा फिर दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कमाते बहुत हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इधर से या तो सैलरी आ रही है मोटी, या इधर से आपके क्लाइंट की फीस आ रही है, वो इधर प्यार से जा रही है। लॉस की फंडिंग आराम से होती है, स्मूथली, तो और किसी को जवाब तो देना नहीं है। सीए से कौन पूछे कि भाई तेरी बैलेंस शीट कैसी बनी है? भाई कोई दूसरा सीए पूछने से रहा, आपकी वाइफ पूछने से रही, राइट? आपको किसी को जवाब देना नहीं है, बच्चों को। सो आराम से पैसा इधर से आता है, इधर जाता है, और इसलिए लॉस की फंडिंग प्यार से होती रहती है, और इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता। वो किक मिलती है, मजा आता है, वो एक एडिक्शन है ट्रेडिंग करने का, ये फैक्ट है। सो अब आपके सवाल का जवाब देता हूं, 3 चीजें: लर्न, अनलर्न, रीलर्न। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमेशा करनी चाहिए, चाहे वो आप प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, और स्पेशली अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं। और मैं बताता हूं, मैं 30 साल में जो कुछ सीखा, मेरी सारी की सारी पढ़ाई लिखाई सब दरी की दरी रहेगी 2022 में, पूरा पानी फिर गया। जो हमने एक्सपीरियंस किया, सीखा। एक्सपीरियंस क्या किया था, सीखा क्या था कि अगर ब्याज दरें बहुत ऊपर होगी, टॉप पर होगी, इन्फ्लेशन 40 साल के हाई पर होगा, डॉलर इंडेक्स बहुत मजबूत होगा, तो मार्केट की बैंड बच जाएगी। हुआ ऐसा कुछ? सारी प्रॉब्लम के बीच में, रेसिशन के डर के बीच में, ग्लोबल मार्केट सब लाइफ हाई मार रहे हैं। करेक्ट? सो कई बार ऐसी चीजें होती जो आपको सोचता है यार ये मैंने पढ़ा या जो सीखा वो मैं सही तो हूं, बट दिस इज हाउ द मार्केट इज। सो यू हैव टू लर्न, समटाइम यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड, राइट? एंड देन यू शुड बी ओपन फॉर रीलर्निंग। ऐसा नहीं कि मैंने ये सीख लिया, मैं हर, ट्रस्ट में अर्पित, मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि मुझे यार ये चीज़ बहुत अच्छे से आ गई, और मतलब थोड़े टाइम में आपको मार्केट ऐसा झटका लगा के दिखाएगा, बोला बेटा बहुत तू 30 मार्क का समझ रहा था, तू कुछ नहीं आता। हर साल मुझे लगता है कि इस साल मैं ज़्यादा समझदार हूँ, और मेरी ओपिनियन हर साल बदलती जाती है। दिस इज हाउ द मार्केट इज। सो यू हैव लॉट्स ऑफ स्कोप टू लर्न एंड रीलर्न एंड अनलर्न, एंड दैट प्रोसेस शुड बी लाइफ लॉन्ग। यू कैन नॉट से कि बस मैंने मार्केट मास्टर कर लिया, किसी ने नहीं किया, हमारी तो बहुत दूर की बात है। So therefore, invest in a good professional if you want to invest in market. So have a hire or have a good professional advice. Absolutely. I mean, if you spend a lot of time, you have energy, you have expertise, I mean, you can spend, it's not, suppose, for example, कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा है जिसके एक्सपर्टाइज फार्मा सेक्टर की कंपनी को ऑडिट करने में, ओके, यू हैव मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स फ्रॉम फार्मा, यू अंडरस्टैंड दैट इंडस्ट्री वेरी वेल, आप उसमें करिए ना इन्वेस्टमेंट, कोई हर्ज नहीं है। मेरा पॉइंट है जो नहीं आता है उसके लिए मतलब ऐसा तोप बन के मत घूमे, मेरे को कौन सिखाएगा यार, वैसा नहीं। जो आपको आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम सब सीख सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन आप कर रहे हैं क्या? इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप कर भी नहीं रहे हैं और आप ये मान के चलते हैं मुझे तो आता है, दैट इज देयर द प्रॉब्लम इज। अगर आप सीख सब सकते हैं, इस डिग्री में इतना पावर है, सीए की डिग्री में और कुछ है नहीं है, एक सर्टिफिकेट है कि आपका सर्टेन लेवल का आईक्यू है, एंड उस सर्टेन लेवल के आईक्यू से आप लाइफ में कोई भी काम कर सकते हैं, उस आईक्यू लेवल का, राइट? मैं आपको बताऊं, मैं 93 में सीएसीएस हुआ, ओके, मैं 2015 में जाके मैं मीडिया में मूव हुआ। मैंने ज़िंदगी में मास कम्युनिकेशन, मीडिया, जर्नलिज्म, ABCD नहीं पढ़ी यार, आज तक नहीं पढ़ी, आज तक नहीं पढ़ी। और कभी मैंने स्टूडियो नहीं देखा था ज्वाइन करने के पहले CNBC, मैंने कैमरा नहीं देखा, लाइट कैमरा एक्शन क्या होता है ना, वहाँ कैमरा और लाइट और स्टूडियो देख के लोगों की बोलती बंद हो जाती है, राइट? एकदम वो आप वैसा। लेकिन हमारे में एक जो इंस्टीट्यूट की ये जो डिग्री है, इससे एक पावर है कि यार हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारा सर्टेन IQ लेवल है, और वी कैन, इफ़ वी वांट टू लर्न, वी कैन ऑलवेज लर्न। सो ये चीज़ आप दिमाग में बिठाइए। सीए होने के नाते अगर आपको मार्केट सीखना, समझना है, स्टडी करनी, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने ये सोचा कि मैं तो सीए हूँ यार, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कौन सिखाएगा, या मैं क्यों सीखूँ, मुझे सब आता है, वहीं पर प्रॉब्लम है। Great. देखिए, उर्दू में एक बड़ा उम्दा शेर है, ये लीजिए सर।
हो गया? लीजिए सबसे। उर्दू में एक बड़ा उम्दा शेर है कि आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। क्या बात है। सर, इन्वेस्टर्स जमीन से जुड़कर नहीं चलते। आप अगर ट्रेंड उठा के देखेंगे, जब पैसे बनते बहुत पैसे बन जाते हैं, वो उसके हिसाब से खर्चे कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट रियलाइज करने से पहले वो फिर नीचे आते हैं, खराब कर देते हैं पैसे, और अपने आने वाली जनरेशन को कह के जाते हैं कि सब कुछ करना, स्टॉक मार्केट में मत जाना। आपकी एडवाइस बिल्कुल क्लियर कट, नॉट ओनली टू चार्टर्ड अकाउंटेंट बट टू इन्वेस्टर्स हु हैव द साइकी ऑफ इन्वेस्टिंग एंड क्रिएटिंग मनी। आपके हिसाब से क्या 4 पॉइंट्स उनको दिमाग में रखने चाहिए ताकि उनको सही रियलाइजेशन हो प्रॉफिट का और लॉस ना हो जिससे वो डरते हैं? सी, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो पहली कंडीशन है कि आप कोई शेयर मत खरीदो। अगर आप सिर्फ अपना एक डीमैट अकाउंट खुलाकर, ट्रेडिंग अकाउंट खुलाकर शेयर खरीदने का मन बनाएंगे, ये सोचेंगे कि ये शेयर इस भाव में खरीद के मैं रख लूं, ये बढ़ जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा और मैं पैसा बना लूँगा, तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आपकी सोच बड़ी रखनी है तो सोच ये रखिए कि अगर मेरे पास, अगर ऊपर वाले ने बहुत पैसे दे दिए होते और ये पैसे से अगर मुझे कोई एक बिजनेस करना होता, फ़र्ज मानिए कि मुझे एक बैंकिंग का बिजनेस करना होता, तो क्या कोई मैं HDFC बैंक जैसा बिजनेस करता? क्या मुझे कोई एक इंफ्रा का बिजनेस करना होता तो क्या मैं कोई L&T जैसी इंफ्रा कंपनी का तरह का बिजनेस करता? जिस दिन आप ये सोचने लगे कि मुझे शेयर नहीं खरीदना L&T का या किसी HDFC बैंक का, मुझे उसके बिजनेस में पार्टनर बनना है। क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं, मैं 5, 10, 15, 25% का पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन मैं 5-50 शेयरों का पार्टनर बन सकता हूँ, राइट? यही स्टॉक मार्केट की खूबसूरती कि आप जिस बिजनेस को करना चाहें उसके पार्टनर आप बन सकते हैं। कभी ये थॉट प्रोसेस बदल के देखिए कि क्या उस बिजनेस के पार्टनर आप बनना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस ऐसा है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं यही करता, तो फिर आपके लिए वो स्टॉक खरीदने लायक है। दूसरी चीज़, शेयर कभी आप अपने लिए मत खरीदिए, आप शेयर अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए लीजिए। कितने लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीद के सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं कि मैं खरीद के 2-5 साल में बेच दूंगा, पैसा बना लूंगा, लाइफ एंजॉय करूंगा। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कभी बेचते नहीं, राइट? बहुत कम केसेस में 10 में से कोई एक आध बेच दे, अलग बात है, बट 10 में से 9 लोग, 8 लोग प्रॉपर्टी बेचना ही नहीं चाहते और उसको आप नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहते हैं। गोल्ड आप जब खरीदते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे गोल्ड खरीद के मुझे बेच देना है। खैर वो तो अलग बात है कि आपकी बीवियाँ कभी बेचने भी नहीं देगी, लेकिन निकलोगे तो पकड़े जाओगे, कभी कोशिश भी मत करना। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस एसेट को आप इतना लंबे समय तक होल्ड करते हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कभी इक्विटी में ये थॉट प्रोसेस आता है क्या कि अगर मैं HDFC बैंक का मालिक और मैं कल चले जाऊंगा ऊपर, तो मैं मेरे बच्चों के लिए HDFC बैंक छोड़ के जाऊं? एक बैंक मेरे बच्चों के पास भी होना चाहिए। थॉट प्रोसेस चेंज करिए। लॉन्ग टर्म अगर आप सोचेंगे, अच्छे बिजनेसेस में रहेंगे और उस बिजनेसेस को ऐसे सोचेंगे कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूं, आप देखिए क्या पैसा बनता है। देखो, डे ट्रेडिंग का काम है, वो डेली वेजेज वर्कर का है, मनरेगा टाइप। दिन भर काम करो, शाम को अपनी मजदूरी लेके चले जाओ। जब तक जॉब है, जिस दिन मना करें, सबसे पहले किसको फायर किया जाता है? डेली वेजेज है ना, बिना कॉन्ट्रैक्ट के जो वर्कर होते हैं उन्हीं को ना। और अगर आपको मोटा पैसा बनाना है तो क्या करोगे? मोटा पैसा बनाना है तो आप कोई इंडस्ट्री डालोगे। 3 साल 4 साल प्लांट डालने में लगता है, 5-7 साल में प्रॉफिटेबल होता है, 15 साल में उसके रिटर्न्स आते हैं, राइट? करेक्ट। सो आपको ये सोचना है आपको क्या करना है, डेली वेजेज वर्कर बनना है या कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है जो 15 साल में वेल्थ बनाता है। द चॉइस इज योर्स, करेक्ट? सो आई थिंक सर इसका सिंपल आंसर यही है कि आप जब अपनी थॉट प्रोसेस बदलेंगे, इस मार्केट को आप, फिर मैं कहूँगा कि रीजनेबल रिटर्न, लॉन्ग टर्म और डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करेंगे और क्वालिटी के साथ चिपके रहेंगे। ये 4 चीज़ें कर लीजिए, कोई आपको पैसा बनाने से रोक ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको, मैं बता दूं, पैसा तोड़ने के लिए। अगर ये 4 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप चाहेंगे तो भी लॉस नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है सर, बैंकिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा सा, बिकॉज काफ़ी टाइम से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, सो क्या लगता है आपको ये सेक्टर में आगे कैसे तेजी आ सकती है, नहीं आ सकती? सर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और 3 सेक्टर जो आप बताइए जो
आपके हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई सेक्टर जो नहीं करेगा, और फिर बैंकिंग पे आपकी टिप्पणी सर, एनी इनपुट्स ऑन व्हाई दिस? मैं तो इंडिया पे इतना बुलिश हूँ, मुझे लगभग सारे सेक्टर बहुत पसंद आते हैं सीरियसली, और इसलिए पसंद आते हैं कि हर सेक्टर में कुछ बहुत बढ़िया कंपनियाँ हैं और हर सेक्टर में कुछ ख़राब कंपनियाँ भी मिल सकती है। सो अगर आपको सेक्टर चाहिए, पहली बैंकिंग की मैं बात करूँ, मैं बैंकिंग सेक्टर पर बुलिश नहीं हूँ, बहुत बुलिश हूँ। अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की कोई स्टोरी है, अब एक सिंपल सी चीज़ अर्पित जी मैं बताऊँ आपको, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गए, राइट? मुझे बताओ, क्या दुनिया के 5 बड़े बैंक में हमारा कोई बैंक है? कोई दुनिया की 5 बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारी कोई है? तो फिर किस बात के बड़े भाई? खाली इसलिए कि हम 150 करोड़ हैं इसलिए हम बड़े? हमें भी हमारे यहाँ पे वर्ल्ड क्लास बड़ी इंस्टीट्यूशन चाहिए, कोई बैंक ऑफ अमेरिका टाइप के बैंक हमें भी चाहिए, और वो बनेंगे, आप और हम अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे ये होगा। और ये इसलिए होगा कि अब तक हमारी बैंकिंग सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड तरीके से चलती आई है। ग्रेजुअली आप देखिए जो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की एक्सपांड हो रहे हैं, और इंटरनेशनली भी हमारी बड़ी इंस्टीट्यूशन बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? पहले भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं थे, हमेशा उधार लेते थे। एक ज़माना वो भी तो आएगा ना जब हम दुनिया को फिर से उधार देंगे। हमारे बैंक जाके दूसरे देशों में लैंड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। हमारे इन्वेस्टर्स, मैं आपको याद दिला दूं, 15 जून 2022 का टाइम है, 3:30 बजे का वक्त था जब मार्केट खत्म हुआ, किसी ने मुझे छेड़ दिया, ये एफआई जितने बेच रहे हैं सबको पिला के जा रहे हैं, हमारे मार्केट का क्या होगा, हमारे इन्वेस्टर का क्या होगा। मेरे पैनल पे एक सज्जन थे, और पता नहीं मेरा एकदम अंदर से कुछ फूट पड़ा, वो मैं आपको फिर से सुना दूं, बता दूं। ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जैसे मेरे नाना जी मुझे कहा करते थे, वो आज़ादी की लड़ाई में जेल वेल में गए, तो वो कई बार मुझे किस्से सुनाते थे कि अनिल देख, हम तब ये करते थे, वो करते थे, ऐसे हमारी अरेस्ट होती थी, ऐसे हमें ले जाया जाता था, ये किया जाता था, वो किया जाता था। आप अपने ग्रैंडसन को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को आप ये सुनाओगे कि हमारे ज़माने में देखो उस वक्त ये शुरुआत हुई थी कि इंडिया के मार्केट और इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से बदली, आप ये बताएंगे। और एक वक्त वो आएगा जब हम आज जो एफआईज की तरफ मुंह देखते हैं कि ये कब आए, पैसा लगाए तो हमारा मार्केट ऊपर जाए, वो वक्त आप और हम हमारी लाइफ टाइम में देखेंगे जब हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स, हिंदुस्तान के फंड, हिंदुस्तान की इंस्टीट्यूशंस जाकर पूरी दुनिया भर में पैसा लगाएगी, और वहाँ के मार्केट वाले लोग बोलेंगे आज हिंदुस्तान की एफआई आएगी, हमारा मार्केट बढ़ेगा।